गुजरात के छोटे से कस्बे में चंदू एक सब्जी की दुकान पर काम करता है, पर मालिक हमेशा उसकी बुराई करता है, जिससे चंदू बहुत परेशान रहता है। दिन भर पड़ा रहता है, नालायक कहीं का, कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मन लगाकर मेहनत करता हूँ। अच्छा, जरा मुझे भी तो बता कि क्या मेहनत करता है तू? मालिक, मैं सुबह उठकर सबसे पहले मंडी जाकर ट्रक वाले से सब्जियां लेकर आता हूँ, फिर गोदाम में उन सब्जियों को साफ करता हूँ और अलग अलग करके ठेले पर लगाता हूँ। उसके बाद में ठेला लेकर पूरे इलाके में सब्जियां बेचने के लिए घूमता हूँ। घूमने से क्या होता है, सब्जी भी तो बिकनी चाहिए ना। वही काम तो करता हूँ मालिक, अगर सब्जियां नहीं बिकती तो ठेला खाली कैसे हो जाता है। काम दो पैसे का करता नहीं और जुबान चलाने को बोलो तो कैंची से भी तेज जुबान चलती है तुम्हारी। मैंने तो आपको वही बताया जो आपने पूछा। ठीक है, अब जाओ यहाँ से और अपना ठेला संभालो, नहीं तो आवारा जानवर सारी सब्जियां खा लेंगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, समझे? चंदू कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। चंदू अपना ठेला लेता है और बिना नाश्ता किए ही सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ता है। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। ममता और सुनीता दोनों एक एक थैला लेकर चंदू से सब्जियां खरीदने के लिए घर से नीचे उतरती हैं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ चंदू, तुम कैसे हो? अब क्या बताओ दीदी, मालिक हर बात पर डांटने लगते हैं। मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, दिन भर की सारी कमाई मालिक को दे देता हूँ, पर मालिक इस बात को समझते नहीं हैं। तभी पीछे से उसका मालिक आ जाता है और वो चंदू की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो तू अब लोगों से मेरी बुराई भी करने लगा है। एक तो मैंने तुझ जैसे अनपढ़ गवार को अपने यहाँ काम पर रखा और तू लोगों से मेरी ही चुगलियाँ करता फिर रहा है। नहीं मालिक, मैं आपकी चुगली नहीं कर रहा था। अच्छा, तो तू अब सामने भी झूठ बोलने लगा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि तू क्या बोल रहा था मेरे बारे में। जब सामने यह हाल है तो पीठ पीछे तू क्या क्या करता होगा। आज से मेरे घर मत आना और मेरा ये ठेला गोदाम में जमा कर देना। पर मालिक, मैंने पूरे महीने काम किया है, मेरी तनख्वाह तो दे दीजिए। पगार के बदले ये ठेला तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये मनहूस ठेला और तुझे कोई पगार भी नहीं मिलेगी। मालिक वहाँ से चला जाता है और चंदू काम से निकलने की वजह से रोने लगता है। रो क्यों रहे हो चंदू? तुम्हें मालिक ने काम पर से निकाल दिया तो क्या हुआ, तुम अपना नया काम शुरू करो। वैसे भी किसी और के भरोसे कितने दिन तक जीते। ममता की बातों से चंदू का खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। वो ठेले की सारी सब्जी बेचता है और उससे जमा हुए पैसों से अगले दिन फिर से सब्जी खरीदने की सोचता है। काम तो मैं कर लूंगा, पर रहूंगा कहाँ? जब चंदू को कुछ भी नहीं सूझता और रात बहुत हो जाती है तो वो रात को अपने ठेले पर ही सो जाता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। कौन आ गया इतनी रात को? क्यों परेशान कर रहे हो भाई? तभी बादल गरजने लगते हैं और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। चंदू को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए वो ठेले के नीचे चला जाता है। गली के सारे कुत्ते एक दुकान के नीचे बैठ जाते हैं, पर दुकान वाला उनको वहाँ से भगा देता है। ये सब चंदू ठेले के नीचे से देख लेता है और वो उन कुत्तों को अपने ठेले के नीचे ले आता है। आ जाओ टॉमी, मेरे साथ चलो मेरे ठेले के नीचे, बारिश थम जाने तक तुम वहाँ बैठ सकते हो। सभी कुत्ते चंदू के ठेले के नीचे चले आते हैं। चंदू देखता है कि एक बीमार बुजुर्ग कुत्ता ठंड से कांप रहा है। वो अपना गमछा उतारता है और उस कुत्ते को उड़ा देता है। कुत्ता एक एहसान भरी नजर से चंदू की ओर देखता है। तभी बिजली चमकती है और भैरव देवता प्रकट हो जाते हैं। तुम बहुत ही दयावान हो, तुम्हारे पास खुद रहने के लिए घर नहीं है, पर फिर भी तुमने इन बेसहारों को सहारा देने की हिम्मत है। हे ईश्वर, ये बेचारे बोल नहीं सकते, पर मैं तो इंसान हूँ। मैं समझ गया कि इनको भी बारिश से बचने के लिए कोई छत चाहिए, इसलिए इनको मैंने अपने ठेले के नीचे सहारा दिया। कुत्ता मेरा वाहन है और वफादार भी,
तुमने मेरे वाहन की सहायता की है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हे प्रभु, मैं गरीब आदमी हूँ, सब्जी बेचकर अपना परिवार पालता हूँ। मेरे पास जीने के लिए सब कुछ है, बस रात काटने के लिए छत नहीं है। जिस ठेले पर तुमने दूसरों को सहारा दिया, वही ठेला तुम्हें भी सहारा देगा। आज के बाद तुम्हारा ये ठेला रात को एक आलीशान घर में बदल जाएगा, जिसमें जीवन जीने की सारी सुख सुविधाएं होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूँगा। चंदू को वरदान देने के बाद भैरव देवता गायब हो जाते हैं और चंदू का ठेला एक आलीशान जादुई घर में तब्दील हो जाता है। चंदू सभी कुत्तों को लेकर उस घर के अंदर चला जाता है और वहाँ रखी रोटियाँ कुत्तों को खाने के लिए देता है। ये लो रोटियाँ खा लो। सभी कुत्ते बड़ी खुशी से रोटियाँ खाने लगते हैं और चंदू खुद भी वहाँ रखा हुआ खाना खाता है और सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब चंदू के मालिक को ये बात पता चलती है कि चंदू का ठेला एक जादुई घर में बदल गया है, तो वो कुछ गुंडों को लेकर चंदू का ठेला छीनने के लिए जाता है। अच्छा हुआ तू यही मिल गया मुझे। आपने तो मुझे काम पर से निकाल दिया था ना, अब मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तेरे पास मेरा ठेला जो है, मुझे मेरा ठेला वापस कर दे। वो ठेला आपका नहीं है, वो अब मेरा ठेला है। और वैसे भी आपने मुझे मेरी तनख्वाह नहीं दी थी। चुपचाप मुझे मेरा ठेला दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। देख रहे हो ना मेरे आदमियों को, ये तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं ठेला तो वापस नहीं करने वाला। मालिक अपने आदमियों को चंदू को पीटने के लिए इशारा करता है। मालिक का हुक्म पाते ही सभी गुंडे चंदू को मारने के लिए लाठी लेकर आगे आते हैं। उनमें से एक आदमी चंदू को एक डंडा मारता है। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो गुंडे चंदू की बात नहीं सुनते और उसको पीटने लगते हैं। तभी वो कुत्ते जिनको चंदू ने अपने ठेले के नीचे पनाह दी थी, वो ये सब देखते हैं और जोर जोर से भौंकने लगते हैं। सभी गुंडे जब चंदू को पीटना बंद नहीं करते, तो वो कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं। कुत्ते उन गुंडों के पैर पर दांत से काट लेते हैं। मेरा पैर, बचाओ बचाओ। कुत्तों के काटने के डर से सभी गुंडे और मालिक वहाँ से भाग जाते हैं। मैं सोचता था कि मेरा इस शहर में कोई नहीं है, पर मेरे असली दोस्त तो तुम लोग हो। आज के बाद तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। अगली सुबह होने पर घर गायब होकर फिर से ठेला बन जाता है और चंदू अब अपनी उस जादुई ठेले पर सब्जियां बेचने के लिए गांव-गांव घूमता है। एक बार रामपुर नाम का कस्बा था। वहाँ पर किशन अपनी बेटी नीता के साथ रहता था। किशन के दोनों पैर खराब हो चुके हैं। उसके पास अपना कोई घर नहीं था। वो एक पेड़ के सहारे से तिरपाल लगाकर उसी के नीचे इस्त्री करते हुए जिंदगी बसर करते थे। एक रोज बहुत तेज बारिश हो जाती है और उनका तिरपाल उड़ जाता है और फिर अम्बुजान, सारे कपड़े गीले हो गए और हमारे ऊपर से जो छत थी वो भी उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? बेटी तुम रोवो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। जिसके नसीब में जितना दुख होता है वो उसे झेलना पड़ता है, और अगर उसके नसीब में खुशियाँ हैं तो वो भी उसे हासिल होकर ही रहती हैं। अब चुप हो जाओ और ये कपड़े दे आओ और पैसे भी मांग लेना, वरना आज भी भूखा सोना पड़ेगा। नीता गीले कपड़े लेकर जाती है और लोगों के कपड़े उन्हें देती है और पैसे मांगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता। सब उसे भगा देते हैं। नीता रोते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, अब बस माही मैडम के कपड़े रह गए हैं। शायद वो कपड़े लेने के बाद मुझे पैसे दे दे। नीता के पड़ोस में ही एक माही नाम की खातून रहती है। वो रोज उनसे कपड़े इस्त्री करवाती है और वक्त पर पैसे भी नहीं देती। नीता कपड़े लेकर वहाँ पहुँचती है। कपड़े नीता के ऊपर फेंक कर वो कहती है, ले जाओ ये कपड़े और दोबारा धोकर सुखाकर प्रेस कर कर ले आना। मैडम, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। एक तो सारे कपड़े गीले कर दिए और पैसे भी चाहिए। अरे जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। नीता रोते हुए जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक दरिया के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? किसी ने पैसे नहीं दिए,
घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब अब्बू जान से मैं क्या कहूँगी? हे ऊपर वाले, अब तू ही मदद कर हमारी। नीता कुछ देर वहीं बैठी रहती है और वहाँ रखे रेत से एक छोटा सा घर बनाकर कहती है, ऊपर वाले ने सच में तो घर दिया नहीं, तो रेत का ही घर बना लेती हूँ। तभी नीता की नजर दरिया के बाहर एक मछली पर पड़ती है। मछली तड़प रही थी। नीता उसे उठाकर वापस दरिया में डाल देती है। तभी एक रोशनी चमकती है और सामने एक परी खड़ी होती है। बेटी, तुमने मेरी मदद कर मुझे बददुआ से आजाद कर दिया। मैं एक परी थी, बददुआ की वजह से मैं मछली बन गई थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए। परी ने नीता को वहाँ रेत का घर बनाते हुए देख लिया था। परी उसी रेत के घर को बड़े जादुई रेत के घर में तब्दील कर देती है और वो घर काफी मजबूत कर देती है और नीता से कहती है, नीता, ये जादुई घर है, इससे तुम जो मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा और ये हवा में उड़ भी सकता है। इसमें रखा सामान भी जादुई हो जाएगा, लेकिन याद रखना, हमेशा दूसरों के लिए मांगना। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। नीता बड़े से उस जादुई रेत के घर को हुक्म देती है, मुझे उड़ाकर हमारे पुराने घर के पास ले चलो। गांव के सभी लोग उड़ते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके अब्बू हैरान होकर उस घर को देखते ही रह जाते हैं और तभी उसमें से नीता बाहर निकलती है। किशन उसे देखता है और पूछता है, ये इतना बड़ा रेत का घर कहाँ से आया तुम्हारे पास, और ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है? नीता उस बड़े से रेत के जादुई घर और उस परी के मुतालिक अपने वालिद को सब बताती है। सारी बातें सुनकर किशन बेइंतहा खुश होता है। उसके बाद दोनों बिना किसी लालच के मेहनत से अपना इस्त्री का काम दोबारा शुरू करते हैं। अब वो दोनों कपड़े लेने किसी के घर नहीं जाते, बल्कि घर को ही उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। धीरे धीरे दोनों का काम बढ़ जाता है। सभी लोग उनसे ही कपड़े प्रेस करवाते हैं। और एक रोज, अब्बू जान, मैं बेहद खुश हूँ। अब सिर्फ हमारे ही नहीं, दूसरे कस्बे के लोग भी हमसे इस्त्री करवाने आते हैं। बेटा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमें इसी तरह बिना गुरूर के काम करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। किशन और नीता दोनों अपना इस्त्री का काम कर रहे थे। तभी कोई कस्बे वाला दरवाजे पर आता है और उनसे मदद मांगता है। क्या बात है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? किशन भाई, मेरी बीवी हामिला है, उसका आखिरी माह चल रहा है। उसे लेकर पुल पार करके डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कस्बे वालों ने पुल का रास्ता बंद कर दिया है। अब मैं उसे कैसे ले जाऊं डॉक्टर के यहाँ? वहाँ खड़ी नीता ये सब सुन रही थी और वो कहती है, काका तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों उड़कर पुल के करीब जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। अब नीता उस गाड़ी को जादुई घर से बांध देती है और जादुई रेत का घर उन्हें उड़ाकर अस्पताल ले जाता है। काका, अब तुम जाओ और कस्बा लौटकर खुशखबरी सुनाना। इस बात का इल्म कस्बे में सबको हो जाता है कि कैसे उस जादुई रेत के घर की मदद से नीता और किशन ने कस्बे वालों की मदद की। सभी लोग उन दोनों का बहुत एहतराम करने लगते हैं। एक रोज उसकी मालकिन माही, जो कुछ रोज के लिए कस्बे से बाहर गई थी, जब वो वापस आती है तो उस घर के मुतालिक सुनती है, बस इन दोनों की तारीफ ही सुन रही हूँ, अब तो मेरे कान पक गए हैं। इन दोनों को मजा चखाती हूँ मैं। उसके बाद माही चोरी से उस रेत के बड़े जादुई घर में जाती है और वहाँ रखे कपड़ों को प्रेस से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। प्रेस उसी को जलाने के पीछे पड़ जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नीता और किशन दोनों आ जाते हैं और प्रेस को रुकने का हुक्म देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ गलत किया और आज भी हसद से तुम्हारे सारे कपड़े जलाने आई थी, लेकिन तुम इतनी नेक दिल हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। मालकिन, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें सताना चाहिए। वैसे भी मेरे अब्बू जान कहते हैं, हमारे नसीब की खुशियाँ हमें मिलकर ही रहती है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं
और इसी तरह बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं और उस रेत के बड़े जादुई घर में रहते हैं। एक बार रामपुर नाम का कस्बा था। वहाँ पर किशन अपनी बेटी नीता के साथ रहता था। किशन के दोनों पैर खराब हो चुके हैं। उसके पास अपना कोई घर नहीं था। वो एक पेड़ के सहारे से तिरपाल लगाकर उसी के नीचे इस्त्री करते हुए जिंदगी बसर करते थे। एक रोज बहुत तेज बारिश हो जाती है और उनका तिरपाल उड़ जाता है और फिर अम्बुजान, सारे कपड़े गीले हो गए और हमारे ऊपर से जो छत थी वो भी उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? बेटी तुम रोवो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। जिसके नसीब में जितना दुख होता है वो उसे झेलना पड़ता है, और अगर उसके नसीब में खुशियां हैं तो वो भी उसे हासिल होकर ही रहती हैं। अब चुप हो जाओ और ये कपड़े दे आओ और पैसे भी मांग लेना, वरना आज भी भूखा सोना पड़ेगा। नीता गीले कपड़े लेकर जाती है और लोगों के कपड़े उन्हें देती है और पैसे मांगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता। सब उसे भगा देते हैं। नीता रोते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, अब बस माही मैडम के कपड़े रह गए हैं। शायद वो कपड़े लेने के बाद मुझे पैसे दे दे। नीता के पड़ोस में ही एक माही नाम की खातून रहती है। वो रोज उनसे कपड़े इस्त्री करवाती है और वक्त पर पैसे भी नहीं देती। नीता कपड़े लेकर वहाँ पहुँचती है। कपड़े नीता के ऊपर फेंक कर वो कहती है, ले जाओ ये कपड़े और दोबारा धोकर सुखाकर प्रेस कर ले आना। मैडम, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। एक तो सारे कपड़े गीले कर दिए और पैसे भी चाहिए। अरे जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। नीता रोते हुए जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक दरिया के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? किसी ने पैसे नहीं दिए, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब अब्बू जान से मैं क्या कहूँगी? हे ऊपर वाले, अब तू ही मदद कर हमारी। नीता कुछ देर वहीं बैठी रहती है और वहाँ रखे रेत से एक छोटा सा घर बनाकर कहती है, ऊपर वाले ने सच में तो घर दिया नहीं, तो रेत का ही घर बना लेती हूँ। तभी नीता की नजर दरिया के बाहर एक मछली पर पड़ती है। मछली तड़प रही थी। नीता उसे उठाकर वापस दरिया में डाल देती है। तभी एक रोशनी चमकती है और सामने एक परी खड़ी होती है। बेटी, तुमने मेरी मदद कर मुझे बददुआ से आजाद कर दिया। मैं एक परी थी, बददुआ की वजह से मैं मछली बन गई थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए। परी ने नीता को वहाँ रेत का घर बनाते हुए देख लिया था। परी उसी रेत के घर को बड़े जादुई रेत के घर में तब्दील कर देती है और वो घर काफी मजबूत कर देती है और नीता से कहती है, नीता, ये जादुई घर है, इससे तुम जो मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा और ये हवा में उड़ भी सकता है। इसमें रखा सामान भी जादुई हो जाएगा, लेकिन याद रखना, हमेशा दूसरों के लिए मांगना। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। नीता बड़े से उस जादुई रेत के घर को हुक्म देती है, मुझे उड़ाकर हमारे पुराने घर के पास ले चलो। गांव के सभी लोग उड़ते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके अब्बू हैरान होकर उस घर को देखते ही रह जाते हैं और तभी उसमें से नीता बाहर निकलती है। किशन उसे देखता है और पूछता है, ये इतना बड़ा रेत का घर कहाँ से आया तुम्हारे पास, और ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है? नीता उस बड़े से रेत के जादुई घर और उस परी के मुतालिक अपने वालिद को सब बताती है। सारी बातें सुनकर किशन बेइंतहा खुश होता है। उसके बाद दोनों बिना किसी लालच के मेहनत से अपना इस्त्री का काम दोबारा शुरू करते हैं। अब वो दोनों कपड़े लेने किसी के घर नहीं जाते, बल्कि घर को ही उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। धीरे धीरे दोनों का काम बढ़ जाता है। सभी लोग उनसे ही कपड़े प्रेस करवाते हैं। और एक रोज, अब्बू जान, मैं बेहद खुश हूँ। अब सिर्फ हमारे ही नहीं, दूसरे कस्बे के लोग भी हमसे इस्त्री करवाने आते हैं। बेटा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमें इसी तरह बिना गुरूर के काम करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। किशन और नीता दोनों अपना इस्त्री का काम कर रहे थे। तभी कोई कस्बे वाला दरवाजे पर आता है और उनसे मदद मांगता है। क्या बात है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? किशन भाई, मेरी बीवी हामिला है, उसका आखिरी माह चल रहा है।
उसे लेकर पुल पार करके डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कस्बे वालों ने पुल का रास्ता बंद कर दिया है। अब मैं उसे कैसे ले जाऊं डॉक्टर के यहाँ? वहाँ खड़ी नीता ये सब सुन रही थी और वो कहती है, काका तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों उड़कर पुल के करीब जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। अब नीता उस गाड़ी को जादुई घर से बांध देती है और जादुई रेत का घर उन्हें उड़ाकर अस्पताल ले जाता है। काका अब तुम जाओ और कस्बा लौटकर खुशखबरी सुनाना। इस बात का इल्म कस्बे में सबको हो जाता है कि कैसे उस जादुई रेत के घर की मदद से नीता और किशन ने कस्बे वालों की मदद की। सभी लोग उन दोनों का बहुत एहतराम करने लगते हैं। एक रोज उसकी मालकिन माही, जो कुछ रोज के लिए कस्बे से बाहर गई थी, जब वो वापस आती है तो उस घर के मुतालिक सुनती है, बस इन दोनों की तारीफ ही सुन रही हूँ, अब तो मेरे कान पक गए हैं, इन दोनों को मजा चखाती हूँ मैं। उसके बाद माही चोरी से उस रेत के बड़े जादुई घर में जाती है और वहाँ रखे कपड़ों को प्रेस से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। प्रेस उसी को जलाने के पीछे पड़ जाता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नीता और किशन दोनों आ जाते हैं और प्रेस को रुकने का हुक्म देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ गलत किया और आज भी हसद से तुम्हारे सारे कपड़े जलाने आई थी, लेकिन तुम इतनी नेक दिल हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। मालकिन, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें सताना चाहिए। वैसे भी मेरे अब्बू जान कहते हैं, हमारे नसीब की खुशियाँ हमें मिलकर ही रहती है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी तरह बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं और उस रेत के बड़े जादुई घर में रहते हैं।